गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, अपने अपनी जो पाठ्य पुस्तक हैं कक्षा प्रथम से कक्षा 12वीं तक जो भी आप देखिए, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की देखिए या NCERT बुक देखिए, प्रत्येक पुस्तक के अंतिम या उसके प्रथम पेज पर संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया जाता है, चाहे किसी भी विषय की वो पुस्तक क्यों न हो। हमारे मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्यों है, क्या उसके उद्देश्य हैं। ये हमारे लिए समझना एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए, जिन लोकतांत्रिक देशों का संविधान लिखित स्वरूप में होता है, लिखा हुआ होता है, निर्मित होता है, तो उस देश के संविधान की प्रारंभ में ही प्रस्तावना का उल्लेख किया जाता है। ये प्रस्तावना ये होती है कि जो ये संविधान निर्मित किया गया है, लिखा गया है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसकी मूल भावना क्या है, वो किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, उनका पूरा एक लेखा जोखा होता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी आप उल्लेख क्या है, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका मैं ऐतिहासिक स्वरूप को अपन देखते हैं कि ये संविधान की प्रस्तावना के बारे में कब कैसे क्या हुआ। देखिए, किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली जो संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है वो प्रस्तावना कहलाती है। आप चाहे प्रस्तावना कह सकते हो, चाहे उद्देश्य का भी कह सकते हो। इंग्लिश में इसको प्रीएम्बल कहते हैं। तो किसी भी संविधान का जो संपूर्ण एक सार होता है वो प्रस्तावना कहलाती है। ये उसकी संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। हमारे भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित है, या यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर सबसे ज़्यादा कोई प्रभाव रहा है तो वो है अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने पहले की कक्षाओं में भी आपको बताया है कि हमारे संविधान सभा द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और उस उद्देश्य प्रस्ताव का ही विकसित रूप क्या है, हमारी प्रस्तावना है। और इन प्रस्तावना में ये हमारे संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। आप देख रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सौंपा। देखिए, यह हर एक शब्द में बहुत बड़ा एक अर्थ है और बहुत बड़ा उसका एक रूप अपने आप में है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है। अब इसको हम एक एक करके प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि इस शब्द का क्या अपने आप में अर्थ है और इसका क्या मूल्य है। देखिए, प्रस्तावना में ये स्पष्ट किया गया है कि संविधान का जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं, अर्थात भारत की जनता है। प्रस्तावना की शुरुआत में ही प्रयुक्त वाक्य है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हम भारत के लोग, इसको इंग्लिश में कहें वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग इस प्रयोजन की पूर्ति करता है, अर्थात ये जो शब्द है हम भारत के लोग, मतलब ये भारतीय राज व्यवस्था के लोकतांत्रिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। हमारे भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, वो डेमोक्रेटिक पक्ष को अर्थात लोकतांत्रिक स्वरूप को स्पष्ट करता है कि भारत का जो राज व्यवस्था है वो सब भारतीय लोगों से मिलकर बनती है। आई बात समझ में। दूसरा, अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति को स्पष्ट इसमें अलग अलग शब्दों के द्वारा बताया गया है, तो अपन एक एक शब्द का अपन अर्थ समझ रहे हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका अर्थ है अर्थात भारत अपने आंतरिक और विदेश संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत रखता है या शक्ति रखता है।
वह किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। मतलब इसमें भारत की संपूर्ण प्रभुसत्ता जो शक्ति है वो भारतीय जनता के पास नहीं थे, और इसमें स्पष्ट बताया है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वो अपने देश के आंतरिक मामलों में और देश के बाह्य मामलों में, चाहे वो विदेशी संबंध हो, चाहे किसी भी स्वरूप में, चाहे सामाजिक मतलब आर्थिक है, सामरिक है, राजनीतिक है, किसी भी पक्ष में वो अपने निर्णय लेने में सक्षम है, स्वतंत्र है, और जो उसके हितों को, उसके राष्ट्र हितों को पूर्ति करता हो वह अपनी निर्णय लेने में सक्षम है। और दूसरा, वह किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। ये बिल्कुल एक शब्द स्पष्ट करता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अब देखिए, प्रश्न ये भी है कि स्वतंत्रता से पहले हम प्रभुत्व संपन्न नहीं थे, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व हमारा भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटिश सत्ता का नियंत्रण था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद और हमारा संविधान लागू होने के बाद हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। अगला है समाजवादी। अब देखिए, भारत की जो राज्य व्यवस्था की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो समाजवादी विचारधारा के अनुरूप ही बनाया गया है। आप देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है और हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के जो अग्रदूत हैं, जो हमारे महान नेतृत्व करता है, जो हमारे राष्ट्रीय विचार मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, वो सभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मात्रा में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। और मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि समाजवाद अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विचारधारा है, जिसको हर एक देश ने, हर एक विचारक ने इसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि सोवियत संघ में अलग मॉडल था, ये जो कार्ल मार्क्स का द्वारा दिया गया मॉडल वो अलग था, जो हिंसक संघर्ष पे था। लेकिन जो हमारा जो भारतीय मॉडल है वो विशेषकर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रभावित रहा है। लोकतांत्रिक समाजवाद के स्वरूप को हमने अपनाया है। हमारे जो समाजवाद है उसका जो मूल मंतव्य है या उद्देश्य है वो सबसे पहले है आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी। अगला है आय का समान वितरण। आर्थिक समानता, आय के समान वितरण, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा उन्हें अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है। मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भारतीय समाजवाद है वो आर्थिक समानता, आय के समान वितरण और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा उन्हें अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है। किंतु इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह अहिंसक और शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है। भारतीय समाज कहीं पर भी हिंसा को स्वीकार्य नहीं करता है। अहिंसक व शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है तथा निजी संपत्ति और सरकारी नियंत्रण दोनों पक्षों का समन्वय साधने का प्रयास करता है। ये हमारा भारतीय समाजवादी मॉडल है। और ये आपको समझना है कि हमारे संविधान में समाजवादी अर्थात धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसके अंदर प्रतिस्थापित किए गए थे। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य अर्थात सेकुलर स्टेट, सबसे प्रमुख उसकी पहचान ये होती है कि यह न तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और न ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। ऐसा राज्य प्राय सभी धर्मों के साथ समान दूरी बनाकर चलता है तथा राजकीय कार्यों के भीतर धर्म के प्रभाव को अस्वीकार करता है। यानी सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर चलना, किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करना और न ही राजकीय कार्यों में धर्म के प्रभाव को भी अस्वीकार करता है। ऐसे राज्यों में नागरिकों को व्यापक धार्मिक स्वाधीनता प्राप्त होती है, उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, रिलीजियस फ्रीडम प्राप्त होती है, जिसके तहत वे न सिर्फ अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं बल्कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्मांतरण करने तथा किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। राज्य विभिन्न धर्मों के नागरिकों को इस आधार पर विभेद नहीं करता है कि उनके धर्म अलग अलग हैं और उसकी निगाह में सभी नागरिक बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य, राज्य है वो किसी भी धर्म के साथ अपना कोई भी अपना ताल्लुकात यूँ मतलब राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है, सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर चलता है। यह होता है पंथ निरपेक्ष। अगला जो उद्देश्य वो है लोकतंत्र या लोकतंत्र। देखिए,
हम एक एक हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए प्रमुख शब्दों का एक एक शब्द का अपन अर्थ समझ रहे हैं। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, इसका अर्थ यह है कि भारतीय राज व्यवस्था में शासन के जिस प्रकार को स्वीकार किया है वह लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र को स्वीकार किया है, न कि राजतंत्र या अधिनायक तंत्र या कुछ और। हमारे लिए जो शासन व्यवस्था का जो रूप है वो कौन सा है? लोकतंत्र। इसका अर्थ है कि भारत का शासन भारत की जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। भारत का शासन भारत की जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को चलाना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन्हीं देशों में संभव हो सकता है जो देश छोटे हो, क्षेत्रफल में छोटे हो, जनसंख्या में भी छोटे हो और प्राय एक रूपता या वहाँ पर जो वहाँ का जो समाज है वो एक रूपता वाला हो। लेकिन भारत तो एक बहुत विविधता वाला देश है, इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ पर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलाना संभव नहीं था। इसलिए हमारे यहाँ पर जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि विधायिका और कार्यपालिका का संचालन करते हैं और ऐसे लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। भारतीय जनता में विद्यमान क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और नस्लीय विविधता को देखते हुए यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। यानी हमारे यहाँ जो पार्टी सिस्टम है वो कोई एक दलीय या द्विदलीय नहीं बल्कि कौन सा है? बहुदलीय है, अर्थात मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे स्वीकार है। यह लोकतंत्र वैचारिक स्तर पर उदार लोकतंत्र की कार्यविधि का समर्थन करता है, किंतु आर्थिक न्याय के उद्देश्य के कारण समाजवादी लोकतंत्र के काफी नजदीक पहुंच जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर गरीबी अधिक मात्रा में थी, तो स्वाभाविक था कि जब सरकार का नियंत्रण रहेगा तो समाज के जो वंचित वर्ग हैं, समाज के मुख्य धारा से जो पिछड़ चुके वर्ग हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा कुछ कल्याणकारी या ऐसी कुछ योजना चलाकर ऐसा समाज में समरसता कायम करना जरूरी था। इसलिए हम उदार लोकतंत्र के साथ साथ समाजवादी लोकतंत्र के भी काफी नजदीक हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण शब्द है वो है गणराज्य। ये गणराज्य शब्द यानी रिपब्लिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है जो हमें शेष विश्व से अलग करता है। देखिए, भारत एक गणराज्य है। गणराज्य या गणतंत्र उस राज्य को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की योग्यता रखते हैं और ऐसे राज्यों में जो राज्य प्रमुख हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बात समझ में आई? मैं एक बार और रिपीट करूं, समझिए। कई बार हमने पुस्तकों में देखा है, आपने पासपोर्ट देखे होंगे, भारत गणराज्य। तो जो आप ये गणराज्य अर्थात जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक, इसका अर्थ यह होता है कि उस देश के नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की योग्यता रखते हैं तथा उस राज्य का जो राज्य प्रमुख होता है वो किसी वंशानुगत आधार पर राजा न होकर जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, तो वो स्टेट, वो राज्य गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखे। अगले हम देखते हैं संविधान के जो उद्देश्य हैं, किन किन ये हमारा संविधान किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो आप देखिए बोर्ड पे, जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। अब देखिए, न्याय शब्द आते हैं आपके दिमाग में केवल कानूनी पक्ष अर्थात लीगल जस्टिस से आपका सरोकार होता है, लेकिन यहाँ पर कानूनी न्याय अर्थात लीगल जस्टिस से अर्थ न होकर वितरण न्याय अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से है, जो कि एक न्याय का व्यापक रूप होता है, व्यापक पक्ष होता है। इसका अर्थ है कि समाज में जो आर्थिक संसाधन है, राजनीतिक शक्ति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसका वितरण जनता के बीच न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तभी ये देश या हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ पक्ष आगे बढ़े, कुछ समाज के वर्ग आगे बढ़े और कुछ पीछे रह जाए, तो फिर हम लोकतंत्र के असली मूल्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जरूरी था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में इन उद्देश्यों को भी हमने इसमें समावेश किया, प्रतिस्थापित किया। तो एक एक करके हम समझ रहे हैं। पहला है सामाजिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज के जो वर्ग सामाजिक कारणों से मुख्य धारा से पीछे रह गए थे, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण व अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण इसी तर्क के तहत ही दिया जाता है।
मकसद यही है कि समाज में जो पीछे छूटे हुए वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार का आरक्षण का प्रावधान, जिसको कहें तो एक प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई की राज्य के द्वारा की जाती है ताकि समाज के पिछड़े हुए वर्ग मुख्य धारा में आ सके। ये कहलाता है सामाजिक न्याय। अगला है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए जिन सहायक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उनका वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि समाज का सामान्य नागरिक भी उनमें भागीदारी कर सके। वयस्क मताधिकार के साथ साथ वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण प्रावधान इसी के कारण दिए गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राजनीतिक प्रक्रियाओं, चुनावों में, राजनीतिक पदों पर जो जनता इसमें भागीदार होती है, तो ऐसा होता है कि कुछ पक्षों के लिए वो अवसर आसान हो जाते हैं, कुछ के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन राजनीतिक न्याय में स्पष्ट किया गया है कि समाज का हर एक सामान्य निचले तबके का व्यक्ति भी इसमें भागीदार हो सके, ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराना। और दूसरा, आप सभी को पता है कि वयस्क मताधिकार, आपने विशेष तौर में पढ़ा था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव किए प्रत्येक व्यक्ति को अर्थात प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का जो अधिकार दिया गया है, चाहे वो समाज में साधन संपन्न हो, चाहे समाज में गरीब तबके का हो, हर एक के लिए हमने एक मताधिकार, एक मत देने का अधिकार दिया गया है। और हमारी जो लोकसभा है, विधानसभा है, जो स्थानीय स्वशासन है, इसमें जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, उसका मकसद एक ही है कि हमें राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अगला है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। इसका अर्थ है कि समाज की जो कुल संपदा है, सोशल वेल्थ है, उसका वितरण ऐसे हो कि समाज के समस्त आर्थिक संसाधन किसी छोटे से वर्ग तक सीमित न रह जाए। यानी समाज की जो कुल संपदा है वो किसी एक वर्ग तक सीमित रहकर न रह जाए। विभिन्न आय में अर्थात विभिन्न वर्गों में आय और जीवन के स्तर का अंतराल कम से कम हो। मजदूरों की कार्यदशा ऐसी न हो कि उनका शोषण हो। हर श्रमिक को मजदूरी इतनी जरूरी हो कि वे अपनी जीवन गरिमापूर्ण तरीके से निर्वाह कर सके। इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हमारी मनरेगा जो योजना चल रही है वो भी इसी कार्यक्रम मतलब इसी आर्थिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भूमिका निभा रही है। तो यह है आर्थिक न्याय। दूसरा जो उद्देश्य है, जनता को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। स्वतंत्रता का ये जो आदर्श है मूलतः हमने फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, लेकिन इस पर कुछ प्रभाव जो है वो वैचारिक प्रभाव कह सकते हैं, जिसको अमेरिकी संविधान का भी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अधिकतम स्वतंत्रता दी जाती है, जितनी स्वतंत्रता बाकी व्यक्तियों को भी दी जा सके, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सके। लेकिन स्पष्ट ये भी समझना है कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, क्योंकि असीमित स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है, जो हमारे और किसी अन्य के लिए फिर वो स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। मतलब लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से नुकसानदायक साबित होती है। इसलिए इन पर कुछ युक्त निबंधन भी होते हैं, ताकि उनका उल्लेख किया गया हमारे संविधान में, ताकि सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अपने ढंग से उसका उपभोग हो सके। ये जो सामान्य होते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा है, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार है, सदाचार है, या फिर अपने इस प्रकार का जो देश की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न कर सकते, इसलिए राज्य उस पर कुछ प्रतिबंध भी रख सकता है। अगला जो उद्देश्य है, प्रत्येक व्यक्ति को पद एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराना। समानता का सामान्य अर्थ है कि ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति अथवा समूह के पास विशेष अधिकार न हो। समानता का सामान्य अर्थ क्या है कि ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के पास कोई विशेष अधिकार न हो, किंतु इसका यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। इसका व्यापक या सकारात्मक अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियां मिलनी चाहिए कि वे मानवोचित गरिमा के साथ समाज में उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच बना सकें। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि सभी व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियां मिलनी चाहिए कि वे मानवोचित गरिमा के साथ समाज में उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच बना सकें। ये होगा तो ही वास्तविक रूप में व्यक्तियों अथवा समाज के लोगों के साथ समानता का उपभोग हो पाएगा। हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें जो 14 से 18 जो समानता के अधिकार का जो उल्लेख किया गया है, उसमें इन्हीं बातों को विस्तृत रूप से बताया गया है। अगला है उद्देश्य बंधुत्व। बंधुत्व की भावना का विकास करना।
अब ये जो बंधुत्व आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली कक्षाओं में कि फ्रांस की जो क्रांति के जो थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का जो नारा था, स्लोगन था, उसी से प्रभावित होकर हमने लिया था। तो देखिए जो बंधुत्व का आदर्श है वो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था, जिसकी गूंज पूरे विश्व में फैली थी और भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी उससे महत्व दिया और हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया। क्योंकि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के कारण भारतीय समाज में बंधुत्व की भावनाओं को काफ़ी धक्का लगा था, काफ़ी चोट लगी थी, या वो कह सकते हैं एक प्रकार से हाश हुआ था और धर्म के आधार पर देश का विभाजन भी हो गया था। इसलिए जरूरी था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर हम की भावना, वी फीलिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हम की भावना का समुचित विकास हो सके। यही कारण है कि प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने पर बल दिया गया। इस प्रकार ये हमने समझने का प्रयास किया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखे हुए हर शब्द का अपने आप में कितना विस्तृत अर्थ है, जो कितना हमारे लिए उपयोगी, हमने समझने का प्रयास किया। अब कुछ हम हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुछ जो हमारे संविधान में अर्थात हमारी न्यायपालिका में कुछ वाद हुए थे उनको समझने का प्रयास करिए। देखिए हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना को प्रारंभ में कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ निर्णय भी दिए थे। अब प्रश्न हो सकता है हमारे सामने कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो उस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए थे, जिसमें आपको मैं बताता हूँ कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल जो 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और यही ऐसा इसी प्रकार से बेरुबारी वाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वाद में अपना जो फैसला दिया था, निर्णय दिया था, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है। लेकिन इन दोनों मामलों के बाद में जब 1973 में भारतीय इतिहास का, या यूँ कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा फैसला जिसको कहते हैं केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद उनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के स्वरूप को बदल रहा है। कहने का तात्पर्य प्रस्तावना को संविधान का अंग माना तथा उसमें संसद को मतलब संविधान में संशोधन तथा प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति तो दी, लेकिन उस शक्ति को एक लिमिट में किया कि आप ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो जो हमारे संविधान के मूल ढांचे के स्वरूप को बदल सकते हो। यानी अगर हमारी सरकार बहुमत के आवेश में आकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है उनको अगर बदल डाले तो ये संभव नहीं होगा, फिर उसको अवैध कर दिया, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को भी हमारे संविधान के मौलिक ढांचे में शामिल किया गया। इसलिए केशवानंद भारती के बाद में एक और था 1995 में, 1995 में एक फैसला था LIC ऑफ इंडिया मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है, उसका एक अभिन्न भाग है। इस प्रकार से ये हमारे लिए कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि केशवानंद भारती और LIC ऑफ इंडिया मामले में संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग के रूप में माना गया था। इस प्रकार हमने आज की क्लास में ये समझने का प्रयास किया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के जो मूल उद्देश्य हैं, जो मूल भाव हैं, क्या हैं और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये हमारे संविधान की जो संपूर्ण एक सार या संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।